उसके बाद में आप सब लोग अपनी फटाफट से प्रेजेंट कर देना। यस, यू कैन स्टार्ट नाउ। ऑल स्टूडेंट्स काइंडली प्रेजेंट इन कमेंट बॉक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, एयर। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिमिलर है। ये आप साइंस में भी पढ़ते हो इसको, आप इसको उसमें भी पढ़ते हो, एसएसटी में भी पढ़ते हो, या आपने ईवीएस में भी आप पढ़ के आए हो। और हम कहते हैं ना, एवरी सब्जेक्ट आर कनेक्टेड ईच एंड अदर, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है हर सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट भी आपकी साइंस से कनेक्टेड है। तो हमें ये देखना है क्या फर्क है एक साइंस के रूप में जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसका क्या फर्क है, और जब आप इसको एसएसटी के रूप में देखते हैं तो इसका क्या फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज अ टर्म ऑफ साइंस, एज अ टर्म ऑफ ज्योग्राफी। तो लेट्स स्टार्ट। एक बार बच्चे जुट जाएं, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। क्या बात है प्रयास, अरे ड्रेस में बैठा करो सर, आप सब लोग, एकदम नहा धो करके। सर आज एकदम कृष्णा का fresh। बर्थडे है। अरे हाँ, मैं ध्यान ही नहीं रहा मेरे को। कृष्णा, हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे कृष्णा। ओके बेटा, ओके, आप पर्सनली विश करना। मैंने सब आपकी सबकी तरफ से उसको विश कर Thank you, दिया है। sir. आप स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो, जीवन में हमेशा कामयाब रहो। और जिस तरह आपने मास्क लगा रखा है, केवल दिखाने के लिए नहीं हो, आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। और सभी बच्चे इस बात पे ध्यान दें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो लेट्स स्टार्ट टुडे चैप्टर एयर। और इसको पढ़ने से पहले एक मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एयर जो है, आप थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि आप वाइंड भी पढ़ते हैं, आप एयर भी पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बताऊंगा इस चीज को लेकर के कि हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है, आपने मेजर डोमेन्स पढ़े थे 6th क्लास में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, सेकंड इज हाइड्रोस्फेयर, थर्ड इज, यस, थर्ड इज Atmosphere. वेरी गुड, शाबाश। एंड फोर्थ इज सबका कंबाइंड रूप। Biosphere. वेरी गुड। इसका मतलब आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एयर कहाँ कंसिस्ट करती है खुद को, कहाँ इसका एग्जिस्टेंस होता है। तो हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ एयर हमको दिखाई देती है ब्लैंकेट के रूप में। जैसे ब्लैंकेट नहीं होता बेटा, स्क्रीन प्रेजेंट मत करिए। जैसे एक चद्दर होती है, जिस तरह से चद्दर ढके रहती है, उसी तरह अर्थ को चारों तरफ से एयर एयर का कंपोजिशन मिलता है हमको। तो सबसे पहले एयर क्या होती है उसको समझेंगे। फिर कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने पीपीटी बनाई है बेटा आप सबके लिए, तो आप उसको देखिएगा ना। स्क्रीन प्रेजेंट हो जाए, मुझे आप बताना। जस्ट 1 मिनट। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए। तो आपको भी अच्छा लगने लग जाएगा आज के बाद में, आप भी इसको पढ़ेंगे। सर चैप्टर कौन सा है? फोर्थ चैप्टर बेटा, ज्योग्राफी, फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, क्या स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है बेटा? देखो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट, एक बार ये स्क्रीन प्रेजेंट हो जाए। यस, आपको दिखाई दे रही होगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, ओके, sir. ठीक Yes, है। sir. देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट डाउन द टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 एयर, ठीक है। इसके बाद में हम इसके कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, द लर्निंग पॉइंट्स दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द फर्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो किस तरह से है, उसका संगठन कैसे बना हुआ है। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसका जो ढांचा है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, उसमें हम पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में, आगे हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वेदर एंड, सॉरी इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है, वेदर में डबल आर है, डबल आर नहीं है ऐसा,
वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर की स्पेलिंग होती है WEATHER, सॉरी, है ना, देखना इसको। इसके बाद में हम इसी में, जैसे हम वेदर और क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी एसएसटी को लेकर के और हमारे एटमॉस्फेयर को लेकर के। हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इफेक्ट डालती हैं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज एयर प्रेशर, विंड क्या होती है, रेनफॉल क्या होता है। अब एक बच्चा था, उसने मेरे को कमेंट में कहा था, सर एयर पढ़ाएंगे या विंड पढ़ाएंगे? तो बेटा, एयर में और विंड में डिफरेंस होता है। एयर हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो कंपोजिशन है, जो उपलब्ध है गैसों के रूप में, गैसेस के रूप में, वो एयर है। एक ब्लैंकेट की तरह पूरी अर्थ को ढके हुए है और इसकी लेयर्स बनी हुई है। अब प्रॉपर एक लेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती है, उसकी वजह से उसको हमने डिफाइन किया है। जबकि विंड क्या होती है? विंड होती है हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जो हवा बहती है, जो एयर बहती है, उसको हम विंड बोलते हैं। तो हवा में और वायु में फर्क होता है। वायु एक संगठित रूप है हवा का, और हवा वो बहता हुआ रूप है। तो आप इसको समझेंगे। उसके बाद में रेनफॉल। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसी में। सबसे पहले हमको क्या देखना है? कंपोजिशन ऑफ द एयर, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि सर एयर क्या होती है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट। ये आपको ध्यान रखना है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इस डेफिनेशन को मैंने आपको पीपीटी सेंड की है। आप इस डेफिनेशन को भी लिखेंगे कि हवा का वह रूप जो ह्यूज ब्लैंकेट के रूप में हमें दिखाई देता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। हर एक जो जीव है, जो जीवन है, हर किसी को, अगर अर्थ पे कोई है और अगर कोई जीवित प्राणी है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई एनिमल हो हेलो या प्लांट्स ही क्यों ना हो। हेलो यस मिस्टर यस दंडे। यस सर, यस सर, हेलो मिस्टर Kuruveti speaking from यस number सर, 2 Chipwada. वेलकम सर। Thank you. I am observing your online classes. यस सर। Are you taking online classes regularly? यस सर। Today's I think there is showing 24 students out of 40. What steps Yes, sir. being taken of rest of students? Yes, sir. I regularly conduct the online classes, but some problems are facing to the students. Then I record every class and then provide them to the students through WhatsApp, through Gmail, email, and I also create a podcast, sir, audio lesson. Right, right. And sir, regularly I am connected to the all students. Okay. So till date, are you connected to offline or online all students of this class? Yes, sir, all students. Okay. Uh, are you done any assignment of the taught topic? Yes, sir. I Are think you 15, 16. maintain Yes, a record? Yes, sir. You All may records. show on camera. Yes, sir. Yes, sir. One minute, sir. Sorry, sir. In this folder, sir, annexer, attendance register. I am also a class teacher of the class 7th. CCA activities. I am CCA in charge. And daily diary. How many lessons taught to the students,
and feedback, homework, lesson plan, online test record, sir. Okay. PPT and TLMs. थोड़ा सा क्लिक करें अब आप बताइए सर। इसी ऑनलाइन। ओके सर, अटेंडेंस किसी में भी हाँ एक क्लिक करके दिखाइए। ओके सर। Just 1 minute, sir. Sorry, sir, for inconvenience. Okay, ठीक है। I have to observe another class also. Any problem, sir? Yes, Any problem facing by you? One problem, sir, because a single student in my class have not regularly conduct. प्रॉब्लम यही है सर सबसे ज्यादा कि वो बच्चे के पास ना मोबाइल है, दे हैव नॉट मोबाइल एंड दे हैव नॉट एनी डिवाइस। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सर मैंने उसके पापा से बात की है, एक बार मैं घर भी गया था और उनको स्कूल भी बुलाया था और हाँ। मैंने उनको बुक्स प्रोवाइड करवाई है सर, स्कूल से भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश की और मार्केट से भी अगर मैं हेल्प कर पाया तो, और उसको प्रिंट में सर मैंने कुछ नोट्स दिए हैं सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और पेरेंट्स की तरफ से कुछ ऐसी शिकायतें तो नहीं है अपने लिए? अपने कार्य के बारे में कुछ और अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, नहीं करते पेरेंट्स? यस सर, मेरे कार्य से सर पेरेंट्स बहुत खुश है और वो आश्वस्त है, न केवल मेरे लिए बल्कि बाकी स्टाफ के लिए भी। वो यही कहते हैं कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे टाइम में भी आप लोग इतना रेगुलरली क्लास ले पाएंगे। थैंक यू। प्रोसीड प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। यस बेटा, वी आर कंटिन्यू अगेन। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, और सभी अब आप हमें सभी को सर को थैंक यू बोलना चाहिए, सर को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इसने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया है। ओके, थैंक यू सर वंस अगेन। अब हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। लर्निंग पॉइंट्स हम चर्चा कर चुके थे, उसके बाद में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, और इसमें हमने देखा कि जो भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को, वो सभी किस पे डिपेंड करते हैं? अपने जीवन के लिए वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, अपने जीवन के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ। अब एटमॉस्फेयर पे क्यों डिपेंड करते हैं? बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अस द एयर, और एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज। जो सनरेज हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, आपने सुना होगा अल्ट्रा वायलेट या रेडियो तरंगे, वो तरंगे जो सन से डायरेक्ट, अर्थ के सरफेस से डायरेक्ट आती हैं, अगर एटमॉस्फेयर की लेयर्स ना हो, एटमॉस्फेयर ना हो, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। सो ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए। कैसे? एक, हम जो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग जो होती है, वो जो एयर हम लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, वो हमें एटमॉस्फेयर से प्राप्त होती है। एंड आफ्टर दैट जो हार्मफुल इफेक्ट होता है सनरेज का, उसकी वजह से भी हमें एटमॉस्फेयर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आफ्टर दैट आप पॉइंट लिख सकते हैं, एयर एंड इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ एयर, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो एयर है, उस एयर में, एटमॉस्फेयर में जो एयर हमको प्रोवाइड है, उस एयर में कौन कौन सी गैसें होती है। अब आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, गैस से क्या मीनिंग है। गैस क्या एयर से अलग है? नहीं, एयर इंक्लूड है, एयर में इंक्लूड है गैस। एक पार्टिकुलर एयर जिसमें कोई क्वालिटी हो, एक सिमिलर क्वालिटी रखती है, तो वो एक टाइप की गैस होगी। दूसरी एयर है वो भी, दूसरी एयर जो एक पार्टिकुलर एक अपना एक क्वालिटी रखती है, जैसे नाइट्रोजन। अब इसमें आपको ये देखना है कंपोजिशन कैसे कैसे है। हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में टोटल हम ये मान के चले
कि 100%, यानी 100% अगर हमारे पास में गैस है तो उसमें 78% नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इज इनडायरेक्टली यूजफुल टू अस। डायरेक्ट नहीं है इसका यूज, क्योंकि नाइट्रोजन का यूज हम डायरेक्टली करते हैं। कैसे करते हैं? प्लांट्स नाइट्रोजन को सोइल के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं। मिट्टी में पाई जाती है नाइट्रोजन, तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उसको सोइल से अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट होता है। तो और प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए डायरेक्टली न होकर के नाइट्रोजन इनडायरेक्टली हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आफ्टर दैट जब 78% नाइट्रोजन है, आफ्टर दैट सेकंड जो मेजरली जो गैस है वो है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है? इसका है 20.9%, यानी अप्रोक्सीमेटली हम 21% इसको बता सकते हैं। अब ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है। आज जो हमारा जीवन है ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों के लिए ही है, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, ऑल लिविंग बींग्स के लिए भी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को अडॉप्ट करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और जिस CO2 को ग्रहण करते हैं हमारा शरीर, हमारे अंदर से हम CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। तो आपस में हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑक्सीजन इज नोन एज लाइफ सपोर्टिंग गैस। जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सभी के लिए और आपस में एनवायरनमेंट में बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। अब इसके अलावा ये तो हो गया लगभग 99%। ये कितना हो गया? दोनों का कितना हो गया? 99% हो चुका है। अब बचा कितना? 1%। और 1% में क्या क्या हो सकता है देखिए इसको। 1% में होगा जैसे CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इट इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। प्लांट्स इसको ऑब्जर्व करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। एंड रिलीज बाय द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए इसको रिलीज करते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से ऑब्जर्व करेंगे और उसको ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अलावा और कौन सी है? जैसे ऑर्गन है 0.90%, अदर गैसेज 0.70%। देखो यहाँ पे CO2 की बात की हमने, CO2 कितना है? 0.03%। ऑर्गन है 0.90% और अदर 0.70%। अब अदर कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर। अब मैं अलग अलग से इसको बता रहा हूं। देखो ये नाइट्रोजन लगभग इसका, अब मैंने पूरा अप्रोक्सीमेटली लिया है जो एकदम एक्चुअल के आसपास का है, थोड़ा क्लोज है। 78.08% नाइट्रोजन है, आप नोट कर सकते हैं इसको। ऑक्सीजन 20.95% है। उसके बाद जो मेजर है वो है ऑर्गन। अगर आप इसको क्रोनोलॉजिकल पीरियड में देखें, यानी अगर इसको सीरियलिटी में देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? सबसे फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, देन आफ्टर दैट ऑर्गन। फिर इसके अलावा कौन कौन है तो आप देख सकते हैं जिनॉन, ये कितना है? 0.0000009%, बहुत कम रेशियो है। फिर नियॉन लिख सकते हैं आप इसको, ये डायग्राम आप बना सकते हैं इस तरह से। एक सर्कल बनाइए, सर्कल में नाइट्रोजन को 78% रेशियो दीजिए। इतना आप 78% रेशियो नाइट्रोजन को दीजिए, 20.95% आप दीजिए, फिर 0.93% आप ऑर्गन को दीजिए। तो तीन मेजर ये हो गई, 1, 2 and 3। आफ्टर दैट जिनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा एयर का कंपोजिशन है जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है। एनी प्रॉब्लम बेटा?
No, sir. 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 Yes, sir. ओके No, ओके sir. ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है लेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती है, तो आपको एक फटाफट से एक डायग्राम बनाना है समझने के लिए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, अर्थ का एक डायग्राम बनाएंगे। मेक ए डायग्राम ऑफ अर्थ। आफ्टर दैट make layers of the atmosphere. First layer is troposphere, second layer is stratosphere, third layer is mesosphere, fourth layer is thermosphere, and the last extreme layer exosphere. इस तरह से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, fourth and fifth, there are 5 layer of the atmosphere. First is troposphere, जो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल जुड़ी हुई है। फर्स्ट लेयर जो अर्थ के सरफेस चारों तरफ सराउंडेड है वो है ट्रोपोस्फियर। सेकंड इसमें आएगी स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर, एंड आफ्टर दैट लास्ट एक्सोस्फेयर। तो सबसे पृथ्वी के अर्थ के बिल्कुल सरफेस से जो टच करती है वो कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। और जो सबसे दूर है, सबसे बाहर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक और डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देखो। अगर मैं केवल एक सिंगुलर दिखाना चाहूँ आपको, पूरा ना दिखा करके, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ कुछ साइन भी दिए हुए हैं जो हमारे पृथ्वी के सरफेस एरिया से टच हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं इसकी हाइट भी दे रखी है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। आगे और पढ़ेंगे, इसको हम डीपली पढ़ेंगे, बट ये केवल आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए है कि आप समझ जाएं कि लेयर्स किस तरह से एक्सटेंड करती हैं। मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर तक है। उसके बाद 690 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर, एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में 10,000 किलोमीटर और उससे भी आगे तक एक्सोस्फेयर। अब यहाँ देखो, आप एक छोटा छोटा आप एक गैप देख रहे होंगे बिटवीन लेयर्स। ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, इनको बोला जाता है पास। जैसे ये ट्रोपोपास, ये स्ट्रेटोपास, ये मिजोपास, ये थर्मोपास। तो ये जो पास है ये वो हिस्सा है जहां लेयर्स आपस में कनेक्ट होती है, और वो हिस्सा यहाँ कुछ क्वालिटी में डिफरेंसेज आते हैं। यानी जो स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है, दोनों के बीच का जो जुड़ाव है वहां कुछ चीजें कॉमन हो जाती है। इसलिए वो जो गैप है उस गैप को इन्होंने पास कहा है, या ये इसको आप कह सकते हैं लिमिट। ट्रोपोपास की और स्ट्रेटोस्फेयर की दोनों की ये लिमिट है। यहाँ तक, यहाँ से स्ट्रेटोपास शुरू होती है, वहां ट्रोपोपास खत्म होती है। और ये हमने उसके टेम्परेचर, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है। अगर आप कहें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, हाउ कैन आई डिस्ट्रीब्यूट द एटमोस्फेयर, द लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर, बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस, ऑफ दीज। जैसे क्लाइमेट की बात करें, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, है ना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सबको डिवाइड किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा सा एक और बताया है, टेम्परेचर आपको समझना है। यहाँ पे ये मेजरली एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और कुछ साइंस दिए हुए हैं, इनसे आप समझ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग आप करें 0 डिग्री से। 0 डिग्री का जो ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये वो लिमिट है जहां से टेम्परेचर अगर ऊपर जाए, अगर हम हाइट में ऊपर जाते जाएं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ दिख रहा है। देखो मेसोस्फीयर तक जाओगे तो यहाँ टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर एकदम इक्वल है। और जहां एकदम इक्वल होगा यानी टेम्परेचर इक्वल है, और जो वेदर फिनोमिना है वो भी इतना
प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इस वजह से हमारे जो भी यातायात होते हैं, जो जिसमें हम जैसे एयरक्राफ्ट देखते हैं या प्लेन्स देखते हैं, तो एरोप्लेन्स जो भी होते हैं वो कहाँ चलते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। क्यों चलते हैं, तो आप इसका रीजन बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स कंडीशन। यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, इक्वल। तो स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब भी यही है, स्ट्रेटो यानी स्ट्रेट रहने वाला, एकदम स्थिर रहने वाला, एक ऐसी परत जो स्थिर है, जहां कोई वेदर फिनोमिना नहीं है। तो फिर कहाँ होते हैं वेदर फिनोमिना, तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं, जो बादल बनेंगे, जो बारिश होगी, जो हवा चलेगी, वाइंड होगी, स्टॉर्म होंगे, वो सभी ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ये घटनाएं कहाँ होती है, क्लाउड्स होंगे तो वो कहाँ होंगे, ट्रोपोस्फियर में होंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट कहाँ होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे स्ट्रेटोस्फियर में। फिर बात करते हैं मिजोस्फियर की। मिजोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, और जैसे ही मिजोस्फियर से ऊपर चलते जाओगे तो वहां टेम्परेचर देखो कितना कितना मल्टीप्लाई हो चुका है। एक तरफ 85 -85 और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कितना है, 1050 1500 डिग्री 500 1500 या 1500 डिग्री सेल्सियस। और जब आप और भी ऊपर जाते हैं तो आप कितना देख रहे हैं, 2000 डिग्री सेल्सियस। यानी अब एक समय तो आपने ये देखा, एक टाइम तो ये देखा, एक तो लेयर ये है जहां बिल्कुल तापमान इक्वल है, 0 डिग्री है, और एक आपने देखा जहां माइनस में है, और एक देखा आपने जो मैक्सिमम है। ये लेयर्स का टेम्परेचर बताया गया है। और जहां सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं, स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, देखो एक तो होता है एयरक्राफ्ट, एक होता है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट जो भी होंगे वो एक्सोस्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं। सैटेलाइट जो भी हम छोड़ते हैं वो कहाँ जाती है, एक्सोस्फीयर में, उससे ऊपर, है ना। और हम अगर कहें जैसे स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो वहां एयरक्राफ्ट होंगे। क्लाउड्स कहाँ होंगे, क्लाउड्स कहाँ होंगे, क्लाउड्स होंगे हमारे ट्रोपोस्फीयर में। रेडियोसोन जो हम उड़न खटोला वगैरह लेते हैं वो कहाँ होंगे, वो होंगे हमारे स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे, क्योंकि वहां तो 0 डिग्री है, वहां तो एकदम इक्वल है। और अगर टेम्परेचर एकदम स्टेबल है तो वहाँ क्या ये उड़ा सकते हैं, हम नहीं उड़ा पाएंगे ना। तो ये बादल और एयरक्राफ्ट ये सब कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। फिर देखो माउंट एवरेस्ट की बात करो। माउंट एवरेस्ट जो होता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, हमने देखा लगभग ये 8848 किलोमीटर, सॉरी मीटर। अगर इसको हम किलोमीटर में लें तो ये हो जाएगा लगभग 9 किलोमीटर। तो जबकि हम ट्रोपोपास की हाइट देख रहे हैं, देखो ट्रोपोपास की हाइट है लगभग 13 किलोमीटर। एवरेज हाइट, एवरेज लेंगे, एवरेज कैसे लेंगे, क्योंकि एक तरफ से जैसे हम वहां से देखें, मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो एक तरफ इसकी हाइट है लगभग 30 के आसपास, 30 किलोमीटर, है ना। और एक तरफ हाइट इसकी और भी कम हो जाती है, 8 किलोमीटर के आसपास ही। तो अगर इन दोनों को मैं मिला दूं और इसका एवरेज निकालूं तो ये एवरेज लगभग बनता है कितना, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का मतलब 30 इंटू 2 लगभग कितना हुआ, 26। और 26 को हमने किसके सिमिलर लिया है, 30 किलोमीटर के सिमिलर लिया है। इस वजह से इसका जो एवरेज माना गया है हाइट, ये कितनी मानी गई है ट्रोपोस्फीयर की, 30 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी में, सबसे पहली लेयर की बात करते हैं, और सबसे पहली लेयर है हमारे सामने ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आप नोट करते जाइए बेटा, लेयर्स को आप नोट करते जाए ताकि आप समझे भी। ट्रोपोस्फीयर की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रोपोस्फीयर एंड व्हाट इज हाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एटमोस्फेयर। हम जिस लेयर की बात कर रहे हैं वो है ट्रोपोस्फीयर, और ये एटमोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी जो हाइट है वो अभी हमने बात की है, 30 किलोमीटर है एवरेज हाइट इसकी। द एयर जो हम सांस लेते हैं, हम जहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो एयर यहाँ एग्जिस्ट करती है। हम जो सांस लेते हैं वो एयर कहाँ मिलती है हमको, ट्रोपोस्फीयर में। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना
like rainfall, fog, storm occur in this layer. अब जो भी बारिश होती है, जो फोग होता है ना, ओस, धुंध, कोहरा, ये जो होता है, स्टॉर्म जो होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। यानी जो वेदर की जो घटनाएं होती हैं, है ना, मौसम की जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी फिनोमेना होता है, जैसे रेनफॉल, फोग एंड स्टॉर्म, वो सभी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। तो सभी ये समझ में आ गया होगा। सेकंड देखो, सेकंड है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को देखेंगे, अबोव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है उसी के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर लाइज है, यानी स्थित है, लेटी हुई है, इसी के ऊपर है। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है, जो अभी हमने देखा है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग कितनी है? अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 13 से स्टार्ट होकर के 50 किलोमीटर तक की जो हाइट है, वहां पे कौन सी मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। इस लेयर में कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं, कोई वेदर फिनोमिना इसमें नहीं होता है। मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जो भी एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं वो कौन सी में? वो स्ट्रेटोस्फेयर में। और हमारी जो ओजोन गैस है, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, उनसे जो बचाती है ओजोन गैस, वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो देखो, ट्रोपोस्फेयर की कंडीशन देखो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रोपोस्फियर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। सेकंड आप लिखेंगे एवरेज हाइट 30 किलोमीटर। फिर आप आपस में आप नेक्स्ट लिखेंगे एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट एयर, एंड आफ्टर दैट ऑल वेदर फिनोमिना occur in this layer like rainfall, fog and storm. फिर आप स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में लिखेंगे, above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 kilometer. This layer is almost free from clouds, okay, and associated weather phenomena making condition most ideal for flying aeroplanes. It contains a layer of ozone गैस। फिर उसके बाद में इसको बस केवल लेयर्स तक पढ़ेंगे। मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर में इट लाइज अबोव द स्ट्रेटोस्फेयर। अब सबसे पहले आपने क्या देखा? ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेजोस्फेयर, और इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर। आफ्टर दैट थर्मोस्फेयर। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। अब यहां आपने देखा था मेजोस्फेयर में टेम्परेचर कितना हो गया था? 85 -85 डिग्री सेल्सियस हो गया था ना, और जो यहाँ पे माइनस हो गया था। अब क्या होता है? अचानक से थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज गति से राइज होता है। और कितना राइज हुआ? आपने देखा था 1500 डिग्री सेल्सियस, इतना तक बढ़ गया था, बहुत तेजी से बढ़ा। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। और देखो, जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है थर्मोस्फेयर में, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। एक्सोस्फेयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये सबसे लास्ट की लेयर है, इज नॉन एज एक्सोस्फेयर। इसको एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, जो सबसे लास्ट वाली है, सबसे लास्ट वाली जो है। लेयर्स, दिस लेयर्स हैज वेरी थिन एयर। इसके पास बहुत पतली हवा मिलती है। पतली जो वायु होती है वो कहाँ मिलती है? एक्सोस्फेयर में, क्योंकि वहां वायु बहुत कम होती है। लाइट गैस होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये यही रहती है। और ध्यान रखना, जो लाइट या थिन एयर होती हैं वो सबसे ऊपर रहती हैं, और हमेशा जो हैवी जो एयर होती है, थिक जो एयर होती है, वो हमेशा सरफेस एरिया के आसपास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ओजोन होल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पोल्यूशन के बारे में, स्मोक के बारे में, वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर,
और लास्ट में पढ़ेंगे रेनफॉल। ठीक है, परमानेंट विंड्स, सेसनल विंड्स के बारे में भी देखेंगे और फिर रेनफॉल के बारे में देखेंगे। इतना ही आपका ये चैप्टर होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यस सर। यस बाय सर। रेगुलर बाय सर। रेगुलर तैयार करो, रेगुलर। बाय सर। यस, यस सर। ओके ओके बाय सर। ओके बेटा, थैंक यू बाय बेटा, टेक केयर, ऑल ऑफ गुड डे यू। सर। जय हिंद, जय हिंद। बाय बोलने से अच्छा है बेटा आप जय हिंद बोल के निकला करो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय वेरी हिंद गुड, सर। यस जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है बेटा, ओके ओके जय हिंद ओके सर। ओके बेटा, जय हिंद, जय हिंद। कुछ बोले क्या सर? लेफ्ट करो बेटा, सब लोग लेफ्ट करो।